क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में कहीं दूर दूर तक नहीं है। तीसरी कसम उनको लेने की इच्छा है, तीसरी कसम लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोच लें। डिमांड क्या होता है, काहे का डिमांड होता है? डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में सबसे पहले आपको बता रही हूं कि 9 जून की तारीख तय हो गई है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह अब 9 जून को होने वाला है। तो यह तारीख तय हो गई है। चुनाव नतीजे आने के बाद जिन्होंने बहुत से सवाल किए, उन सवालों का एक तरह से जवाब है यह तारीख 9 जून, जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे। और इसी के साथ साथ आज महाभारत में बात कर रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये एनडीए सरकार अब हो गई है 300 पार। जी हां, नरेंद्र मोदी की सरकार, इस एनडीए की सरकार को अब निर्दलियों ने भी समर्थन दे दिया और इसी के साथ साथ अब निर्दलियों के आंकड़े को मिलाकर 300 पार ये एनडीए सरकार हो गई है। तो अब आंकड़ा 300 छू चुका है और ये शायद उन सब सवालों को विराम देता है जो विपक्ष उठा रहा था, जो इस आस में बैठा हुआ है कि ये सरकार गिरेगी तो उनका नंबर आएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है जो आंकड़े अभी दिखते हैं उसके साथ, और साथ ही जो एनडीए सरकार की तैयारी चल रही है उससे भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तैयारी पूरी है इस सरकार को फुल टर्म चलाने के लिए। वो तैयारी क्या है आपको दिखाती हूं। वो तैयारी आप देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले तय कर दिए हैं। मोदी 3.0, एनडीए 3.0 का फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले के हिसाब से एनडीए सरकार को बनाने के लिए और मंत्रिमंडल अलॉट करने के लिए यह फॉर्मूला तैयार हुआ है। अब यह फॉर्मूला क्या है? 5 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाए जो घटक दल है उन्हें। यहां आप घटक दल देख रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान हैं, और जो 2 सांसद हैं उन पर 1 एमओएस, यानी कि यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की रूपरेखा कैसी होगी उसका एक फॉर्मूला जो कि बीजेपी ने तैयार किया है। और इस फॉर्मूले को घटक दलों को बता भी दिया गया है, सभी सहयोगी दलों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। और जेडीयू को इसमें 2 मंत्री मिल सकते हैं, 1 एमओएस मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ टीडीपी को इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। लेकिन इससे क्या वो संतुष्ट होंगे? इसी फॉर्मूले के हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी को 1 मंत्री पद मिलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की डिमांड्स और ज्यादा है। क्या? वित्त मंत्रालय को लेकर दोनों के बीच एक खींचतान लगी हुई है और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, लेकिन ये दोनों घटक दल भी वित्त मंत्रालय चाहते हैं, क्योंकि इसी से चुनावी वादे पूरा करने के लिए फंड आएगा, इसी से जो वहां अपने अपने राज्यों को बढ़ावा देने के लिए फंड आएगा। तो ऐसे में वित्त मंत्रालय को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी ने 300 का जादुई आंकड़ा पार कर दिया है। संसद में अब सरकार के पक्ष में 300 सांसद बैठेंगे, क्योंकि 7 निर्दलीय सांसदों ने बिना शर्त नरेंद्र मोदी को समर्थन दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ 99 के आंकड़े पर अटके राहुल गांधी को एक बार फिर से नेता बनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि उनके अपने ही नेता कह रहे हैं कि राहुल ही विपक्ष का चेहरा है। हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया, उससे ज्यादा तो कि अकेले बीजेपी को आया। राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बाद देश की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए खटाखट देने का वादा किया था। अब चुनाव बाद महिलाएं एनडीए के नेताओं से अपना 1 लाख रुपए मांगने आ गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा का महिलाओं ने घेराव किया। इन महिलाओं की मांग है कि उन्हें 1 लाख रुपए सालाना देने का जो वादा किया गया था वो पूरा हो। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की तस्वीर है, जहां कांग्रेस कार्यालय में पैसा मांगने के लिए महिलाएं पहुंच गई।
राहुल गांधी ने वादे किए हैं वो भाई पूरे करें लोगों के लिए। फॉर्म मिला नहीं हम लोग को, फॉर्म ही के लिए आए थे, सुबह से ना कितने फेरे लगा चुके हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने 1 लाख रुपए देने के झूठे वादे में फंस गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है और एनडीए ने मोदी 3.0 में विपक्षी नेताओं को साधने का भी फॉर्मूला तैयार कर लिया है। और इसी बीच मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण की तारीख भी आ गई। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर शपथ लेंगे। बिना किसी शर्त के हर एक एनडीए के लीडर ने अपना समर्पण उनके प्रति जताया। हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी करते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। मोदी को तीसरी बार शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू भी हो गई हैं, लेकिन वहीं विपक्ष इस आस में बैठा है कि ये सरकार गिर जाए और उन्हें फिर एक सरकार बनाने का मौका मिले। क्या नरेंद्र मोदी के गिरने पर ही विपक्ष के उठने की आस लगी है? और खासकर अब जब एनडीए का आंकड़ा 300 हो गया है, तो क्या अभी भी सरकार गिराने के सपने देखते रहेगा विपक्ष? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ महाभारत में मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन एक बार एक बड़ी खबर बता देती हूं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है, ये खबर आ रही है। और सीआईएसएफ की महिला जवान पर थप्पड़ मारने का आरोप है। सीआईएसएफ ने महिला जवान को हिरासत में ले लिया है, ये खबर आ रही है। सीआईएसएफ जवान को हिरासत में लिया गया है। कंगना रनौत का आरोप है कि उनको थप्पड़ मारा गया जब वो दिल्ली आ रही थी, फ्लाइट ले रही थी। ये भी आपको बताऊं कि कंगना रनौत को वाई सिक्योरिटी मिली हुई है। और इसी के साथ साथ ये भी कि कंगना रनौत कह रही है कि वो गृह मंत्रालय से भी इसकी शिकायत करेंगी। शी विल फाइल अ कंप्लेंट, मतलब होम मिनिस्ट्री से वो इसकी शिकायत करेंगी। ये भी खबर आ रही है। एक बार जरा लोमस के पास जा रहे हैं। लोमस, जरा बताइए अभी खबर क्या आ रही है, क्योंकि कंगना रनौत कह रही है कि वो गृह मंत्रालय में इसकी शिकायत करेंगी। बिल्कुल सुचारिता, आपने देखा ये घटना किस तरीके से हुई जब कंगना दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अचानक से एक सीआईएसएफ की कर्मी आती है, लेडी कर्मी आती है और उसके बाद उनसे थोड़ी देर तक बहस करती है और उनके ऊपर हाथ उठाती है। और जब हाथ उठाती है, जो आसपास के लोग होते हैं बीच बचाव करते हुए दिखते हैं और उस सीआईएसएफ की कर्मी को साइड करके उनको पकड़ लिया जाता है। और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से घटना हुई। घटना के बाद कंगना ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए दिख रही है। और साथ ही कंगना के द्वारा अब कहा जा रहा है कि वो होम मिनिस्ट्री से भी इसकी पूरी घटना की शिकायत करेगी और शिकायत करके जो इस पूरी घटना में शामिल महिला कर्मी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो चाहती है कि जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई हो। क्योंकि जो सांसद है, नव चुनी हुई सांसद है, उनके ऊपर इस तरीके से प्रहार करना काफी गलत है और जिस तरीके से घटना हुई वो काफी निंदनीय है और निंदनीय है। साथ ही और जब कंगना जब दिल्ली एयरपोर्ट उतरी, हमने उनसे पूछने की कोशिश की क्या घटना थी और उस घटना के लेकर के कंगना कोई जवाब देती हुई नजर नहीं आ रही। काफी वो गुस्से में थी, काफी परेशान थी जिस तरीके से ये घटना हुई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। जी धन्यवाद आपका लोमस, जो जानकारी वो दे रहे हैं। अब कंगना रनौत इस पर क्या बयान देती हैं ये भी देखना होगा। मैं बता दूं, महाभारत में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सुनील सिंह साजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं एक बार जरा बता दूं कि जो तस्वीरें आ रही हैं, हम लगातार जो खबरें आ रही हैं सरकार गठन को लेकर वो भी यहां पर ब्रेक करते रहेंगे, क्योंकि अब से सरकार गठन तक ये जो एक्शन है वो जारी रहने वाला है। और इसीलिए सरकार गठन को लेकर जो जो खबरें आएंगी उनको हम स्क्रीन पर चलाते रहेंगे। हमारे सहयोगी भी इस वक्त दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हैं, जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं, पीएम आवास पर मौजूद हैं, जहां जहां एक्शन है वहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं शाजिया जी आपके साथ। अब तो सरकार 300 का, एनडीए की ये 300 वाली सरकार हो गई है, क्योंकि अब निर्दलियों ने भी समर्थन दे दिया है। जी, मैंने पहले भी कहा था सुचरिता जी आपको कि कोई भी तकलीफ हमें नहीं आने वाली है। और इधर अगर मगर की बातें हो रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, और अगर आप सच माने तो इतने अच्छे खासे नंबर्स आने के बाद भी
कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से इस बात को माना ही नहीं गया था। जो कहते हैं ना कंसेशन, एक बात को मानना और एक दूसरे को मुबारकबाद देना या शुभकामनाएं देना, ये देखिए ये एक सबब है, ये तकाजा है जमहूरियत का, लोकतंत्र का। लेकिन आप देखिए उसमें भी खेल हो रहा था और एक सस्पेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी और आखिरी मिनट पर ये कयास लगाए जा रहे थे, देखिए ये इधर आ जाएंगे उधर आ जाएंगे। लेकिन साफ बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है और जो हमारे घटक दल है उन्होंने भी बहुत साफ गोई से अपनी बात रख दी है। अब कोई निर्दलीय भी हमारे साथ आ गए हैं बिल्कुल किसी भी शर्तों के बगैर, तो कहानी और भी साफ हो गई है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी बावजूद इसके कि कांग्रेस ने का प्रदर्शन बेहतर है, सपा का तो बहुत ही अच्छा है, आप मान लीजिए कि आप ऑपोजिशन में बैठेंगे, एक बहुत ही अच्छा दस्तूर के तहत आप अपना फर्ज निभाएंगे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपका आंकड़ा 300 छू गया है, लेकिन वहां पर इस आस में बैठे हुए सुनील जी, मैं बार बार कह रही हूँ, अखिलेश यादव आपकी पार्टी का प्रदर्शन इस बार बहुत अच्छा रहा है और जिस तरह से पार्टी के नंबर आए हैं, मैं इस बात को मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आपने एक तरह से खलबली मचा दी। लेकिन आप लोग बस इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो, कुछ उलटफेर हो, फिर हम संभावना तलाशें। वहां नंबर हैं सुनील जी। देखिए सुचारिता जी, आपने हमारी जीत स्वीकार की, उसके लिए धन्यवाद। और हमने खलबली उत्तर प्रदेश में नहीं मचाई है। हाँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की घमंड वाली सरकार, बुलडोजर वाली सरकार, अहंकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार और इनके विजय रथ को रोका ही नहीं है, उस विजय रथ के घोड़ों पर नकेल डाली है, वो हिल नहीं पा रहे हैं। एक दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने की जुगाड़ में हैं, तो बहुमत तो किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। इंडिया गठबंधन को मिला है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन आप बताइए क्या वो स्थिर सरकार होगी? और माननीय सुनील जी, यूपीए की सरकारें 2004 में 2009 में रही, उसमें भी किसी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन वो सरकारें बनी थी। सुन लीजिए, देखिए सुचारिता जी, हम कह रहे हैं आपकी बात ठीक है। हमने कहा कि अब जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उस सरकार के बनने से पहले ही माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना इलाज उस सरकार का कर दिया है कि उस सरकार में अब भय नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, किसान पर थार नहीं चढ़ेगी, किसान पर गोली नहीं चलेगी। कम से कम इतना तो होगा ना, अब इतनी तो लगाम होगी। और अच्छा, आप बताइए, मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी, क्या इस बात से आप संतुष्ट होकर बैठेंगे? एक सवाल है। हाँ, अगर ये बात आपको संतुष्ट करती है कि चलिए भाई वहां सरकार बन रही है, हमने तो इलाज कर दिया है, तो फिर तो मुझे लगता है कि आपने जो प्रदर्शन किया उसके आगे आपको बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इसी से संतुष्ट हो गए कि हमने इलाज कर दिया, वहां सरकार बन रही है सर, ये भी स्वीकार आपको करना पड़ेगा। जैसे आपके नंबर बढ़े हैं, ये स्वीकार कर रहा है कोई। देखिए, इस बात को भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर वो नीतीश कुमार जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को लेकर के सरकार बना रही है, तो उसको जाति जनगणना करानी पड़ेगी, अग्निवीर बंद करना पड़ेगा, अपने चंद उद्योगपतियों के लिए जीना मरना बंद करना पड़ेगा, ओबीसी का, दलितों का आरक्षण छीनना बंद करना पड़ेगा, ठीक, फर्जी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे डलवाना बंद करना पड़ेगा, वरना आप जान नहीं पाओगे। सोए तो प्रधानमंत्री सुनील जी, जब आप बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर मेरे पास एनडीए को लेकर आ रही है। एनडीए को मजबूत करने में बीजेपी कैसे जुटी हुई है, छोटे दलों से भी संपर्क कर रही है बीजेपी। अब ये भी खबर आ रही है कि अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आज 300 के आंकड़े पर पहुंच गया एनडीए और अभी भी वो और दलों से बात कर रही है। ये स्टेबिलिटी के लिए किया जा रहा है कि इस सरकार में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, और ये दिखा रहा है कि अभी आश्वस्त होकर नहीं बैठे हुए हैं बीजेपी के खेमे में, एनडीए के खेमे। एक बार अंजलि के पास जा रही हूं। अंजलि, क्या खबर आ रही है, जरा बताइए।
बिल्कुल, जैसा कि बैठक अभी भी लगातार जारी है, गृह मंत्री अमित शाह अभी भी अंदर मौजूद है आवास के। हालांकि राजनाथ सिंह निकल चुके हैं और ये बैठक बहुत लंबे समय से जारी है। कई जो वरिष्ठ नेता हैं उनका आना जाना भी लगातार जारी है, क्योंकि इससे पहले मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव निकल चुके थे, लेकिन फिर वापस से वो 15 मिनट बाद आवास पर आते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको अब संपर्क करना अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से, उनसे समन्वय बिठा करके चलना है। जाहिर तौर पर इस वक्त जिम्मेदारी सभी को अलग अलग दी जा रही है, चाहे हम जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह की ही क्यों ना बात कर ले। मुख्य तौर पर तो उनकी ही जिम्मेदारी है कि कैसे जितने भी घटक दल हैं उनको साथ में लेकर के चलना है, जो उनकी मांगे हैं उनको भी लेकर के चलना है, और साथ ही साथ बीजेपी को कौन कौन से मंत्रालय अपने पास रखने हैं इसको भी लेकर के चलना है। तैयारियां भी देखनी है शपथ ग्रहण समारोह की, तो यह यहाँ पर तमाम ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस पर लगातार हमारी नजर है। और अंजलि नजर बनाए हुए हैं, आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि वहां बैठकें चल रही हैं। लेकिन प्रोफेसर स्वामी, मैं आपके पास आऊंगी एक तस्वीर दिखाकर, और वो तस्वीर जरा विक्रांत दिखाएंगे, क्योंकि वो तस्वीर जो कल लखनऊ से आई, आज उसका एक रिपीट दिल्ली में हुआ है। वो तस्वीर क्या है? वो तस्वीर ये है कि जो चुनावी वादा किया गया, उस पैसे को लेने के लिए महिलाएं कल लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई थी। प्रोफेसर स्वामी, मुझे लगता है आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, और ये महिलाएं जो जरा तस्वीर चलाइए विक्रांत, जो महिलाएं लखनऊ पहुंची थी वहां कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई, उन्होंने वो पैसे जो कि उनसे कहा गया कि ये पैसे चुनाव बाद दिए जाएंगे, वो मांगने के लिए वहां पर पहुंच गई। अब आज इसका रिपीट हुआ, ये तो लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी का आज एक रिपीट हो गया दिल्ली में, जब राघव चड्ढा और संजय सिंह जा रहे थे एक सियासी मुलाकात के लिए, तो उनको दिल्ली में महिलाओं ने घेर लिया और उनसे कहा कि जो पैसे आप देने की बात कर रहे थे खटाखट, वो अभी आए नहीं है हमारे अकाउंट में। तो वो जरा दिल्ली वाली तस्वीर भी चलाइए विक्रांत, क्योंकि ये तो लखनऊ की तस्वीर है, ये कल की तस्वीर है। वहीं आज दिल्ली में जो तस्वीर सामने आई विक्रांत, वो तस्वीर जरा चलाइए, जब राघव चड्ढा और संजय सिंह को वहां पर घेर लिया, और ये महिलाएं जो पहुंच रही थी वो अपना प्रमाण पत्र लेकर पहुंच रही थी। ये तस्वीर जरा चलाइए, फुल फ्रेम चलाइए इसको, जो दिल्ली में आज घेरे गए। विक्रांत, दुआ लेके जाएंगे मेरे बाबूजी, दुआ लेके जाएंगे, देख लो, दुआ लेके जाना साहब जी, दुआ लेके जाएंगे हमारी दुआ से साहब जी। बैठ जाएंगे संजय भाई, साहब जी, संजय बाबूजी देखो, दुआ लेके जाना, देखो। एक मिनट, कोठी पे कह रहे हो, कोठी पे चले जाओ उनके। यहाँ नहीं, अब जरा मैं अखिल स्वामी जी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर स्वामी, जरा बताइए, ये जो महिलाएं हैं जो कल लखनऊ में आई, जो कल लखनऊ से तस्वीरें आई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मुझे बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं, क्योंकि एनडीए ने अपने सभी जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्हें बुलाया गया है, उन्हें दिल्ली बुलाया है। तो ये खबर आ रही है बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए। और यूपी पर सबसे ज्यादा मंथन होना है। सुनील साजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, यूपी के जिस तरह आंकड़े आए हैं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा शौक वही थे। मैं वापस एक बार खबर पर आ रही हूँ, वो विजुअल्स चलाइए जरा विक्रांत, और अखिल स्वामी जी जरा बताइए, ये जो महिलाएं मांग रही हैं पैसे, कल लखनऊ में पहुंच गई थी, आज दिल्ली में घेर लिया, ये क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि आप ये शायद मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि जो 2013 में 15 लाख देने का वादा किया था, जो इंटरेस्ट लेकर आज 25 लाख हो गया है, कल मुझे अपने सारे साथियों और शिष्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाना चाहिए और कहना चाहिए मेरे 25 लाख दे दो, क्योंकि मैंने तो बड़ी कार का ऑर्डर 10 साल इंतजार किया आपने, गए क्यों नहीं आप? 10 लाख क्यों, 10 साल आपने इंतजार क्यों किया प्रोफेसर स्वामी? अच्छा, किसान भी ये कहेगा मेरे ख्याल से, ये प्रेरणा लेके कि जो आपने कहा था कि हम आमदनी किसानों की दुगनी कर देंगे, आपने उनके एग्रीकल्चरल इनपुट्स में जीएसटी बढ़ा दिया, उनके बिजली के दाम बढ़ा दिए, उनकी 25,000 पर हेक्टेयर की जो उत्पादक की कीमत थी उसको घटा दिया, और किसान, इसीलिए जो सीआईएसएफ का आज ये वायदा हुआ है, देखिए सीआईएसएफ का जो कांड हुआ है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसानों के बारे में, बच्चों के बारे में जिस तरह के स्टेटमेंट राजनेता देते हैं उनको नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार किसानों के आंखों में गोलियां ठोकी गई हैं, अश्रु गैस के गोले ठोके गए हैं, एक तो आप 700 किसानों की शहादत हुई है, ये तो छोटा सा थप्पड़ है। आप 10 साल लेट है, आपको जो मांग 10 साल पहले करनी चाहिए थी, वो आप 10 साल बाद जाग रहे हैं। राजनेता मतलब ये है कि देश की जनता का अपमान न करें।
और दूसरी थोड़ा प्रोएक्टिव रहिए, वो प्रोएक्टिव नहीं रह पाते हैं कांग्रेस के लोग। नहीं, वो प्रोएक्टिव रहने की प्रोएक्टिव स्वामी सुन लीजिए ना, अब एक तरफा नहीं बात होगी ना। आपने एक बात कही, मेरी बात सुनिए। आप पहले तो 10 साल लेट है, दूसरी बात ये तस्वीरें देखकर आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक वादा जो किया था, तो ये महिलाएं कौन है? ये महिलाएं कौन है जो लखनऊ के, आप महिलाओं को स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं जो लखनऊ में पहुंची थी? बिल्कुल वो सुनिए, वो बकायदा फॉर्म लेकर पहुंची थी, वो फॉर्म लेकर पहुंची थी। उन फॉर्म को कांग्रेस दफ्तर से जारी किया गया था। मैं अवधेश जी, आपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। अवधेश जी जरा आइए। अरे मोदी जी हट जाएं, अमित शाह हट जाएं, नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दें, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान का आप तो चाहेंगे राहुल गांधी को बना दें, के खिलाफ है गुजरात लॉबी। अखिल स्वामी जी, आप चाहेंगे राहुल गांधी को बना दे, पर अभी आपकी चल नहीं रही है सर, अभी आपकी नहीं चल रही है। अभी चलती जाइए, देखती जाइए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, जब चलेगी तब आप तय करिएगा प्रधानमंत्री कौन है। अभी आप तय नहीं कर पाएंगे, सॉरी। किया जाता है ना। अच्छा ठीक है, अब 1 मिनट में अवधेश जी के पास जा रही हूँ। भाषा का दो बातें मैं यहाँ अवधेश जी, मैंने ये तस्वीरों पे ये अखिल स्वामी जी इनको स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं। वो महिलाएं जो सुन रही हैं, जो कल लखनऊ पहुंची थी, उनको स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं। नहीं, आपने कहा वो स्पॉन्सर्ड है। नहीं, आपने अभी खुद कहा ये स्पॉन्सर्ड है, ये बीजेपी की महिला। आपका वीडियो नहीं दिखा है हम लोगों को, जो वीडियो अभी दिखा है, अरे अभी डाल दूंगा शाम को। अच्छा ठीक है, उसको दिखा है। ऐसा है कि देखो 3 बात आ गई है। ये अगर महिलाएं मांगने गई हैं तो इसको जरा बड़े दृष्टि से देखिए कि इस देश में राजनीतिक पार्टियों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो फ्री वीज का, कि बिना काम किए हुए आपके खाते में पैसे डालेंगे, आपको मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, अगर उसके विरोध में लोग, अब जानते हैं कि इनको शासन नहीं आया है, लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए कि हम इसके साथ नहीं है, अगर लोग आ रहे हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं और लोग इससे निकल के आए और कहें कि भैया हमारा ये फॉर्म है, आप दीजिए, तो नेताओं को समझ में आएगी कि ये 1 लाख रुपया पर मंथ जो 40 लाख करोड़ से ज्यादा आता हो, आप कहां से देते। तो मैं केवल इसको व्यंग में नहीं ले रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं कि इस देश में जो एक कल्चर शुरू हुआ दिल्ली से दोबारा कि 200 यूनिट बिजली फ्री और पानी फ्री, उसके आधार पर सरकार के जीतने की प्रक्रिया शुरू हुई और बाकी पार्टियों ने नहीं अखिल जी, गरीबों को अखिल जी ऐसे नहीं होती है डिबेट, एक एक करके आपके बीच में बोले नहीं है ना, बीच में बात नहीं करते हैं। तो इसलिए ये अगर स्थिति बनी है तो ये देश के लिए अच्छा है। इस अभियान को बढ़ाना चाहिए, जगह जगह उठना चाहिए और नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए कि जो आपने वायदे किए हैं, आप सत्ता में नहीं आए हैं, जिन्होंने वोट दे दिया उनको कम से कम चंदा वसूल के दीजिए, उनका आपकी जिम्मेवारी बनती है अगर आपने वादा किया है तो। दूसरी बात जो मुझे बहुत आनंद आया है कि समाजवादी पार्टी ने एक अस्पताल खोला है, जो कह रहे थे सुनील साजन कि जो नेता एनडीए में अगर गड़बड़ करेंगे तो उनके इलाज की व्यवस्था, उपचार की अखिलेश जी ने कर दी है। एक बेहतर डॉक्टर, एक बेहतर अस्पताल हो गया है, जहां से जाकर के वो जाएंगे और उनका फिर माइंड भी ठीक होगा, शरीर ठीक होगा और वो आके काम करेंगे। यानी आगे जब भी हो तो लखनऊ में अस्पताल है, कहां है, वहां से अखिलेश जी देंगे। लेकिन अखिलेश जी वो जब राहुल जी और गए थे फूलपुर में सभा करने हैं तो अपने कार्यकर्ताओं का इलाज नहीं कर सके जहां सभा नहीं। तीसरी बात, तस्वीरों पर भी तो बोलिए, मैं चाह रही हूं क्योंकि तस्वीर पर भी आ लो। तीसरी बात है कि अब एनडीए किसको प्रधानमंत्री बनाएगी ये तय दूसरे लोग करेंगे। ये कर रहे हैं, नितिन गडकरी को बना दीजिए, वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इसलिए इस समय जो महिलाओं की जो तस्वीर आप दिखा रही हैं जाना, ये बहुत ही शानदार तस्वीर है। मैं ये मानता हूं कि ये इन्होंने, ये केवल व्यंग नहीं है, ये नेताओं को सबक देने के लिए महिलाएं निकली हैं। मैं मानता हूं कि ज्यादा संख्या में निकले और जितने फ्री वीज के बाद है वहां जाएं, अपने एमपी के यहां जाएं और मांग करें। उसमें विक्रांत एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि वो महिलाएं बकायदा एक ऐसा कार्ड लेकर आ रही हैं, ये शाजिया जी आप भी सुनिए, जिसमें उनको कांग्रेस दफ्तर से वो कार्ड दिए गए। अब वो कह रही है उसमें तो हमें बकायदा उसे फिल कराया गया, हमारी जानकारी ली गई और इसीलिए वो महिलाएं आई हैं। अब मैं नहीं जानती हूं, ये इनका कहना है तो बीजेपी ने महिलाएं भेज दी हैं, लेकिन वो जो कार्ड लेकर आ रही हैं वो कह रही हैं उन्होंने हमें कांग्रेस दफ्तर में भरवाए थे कि चुनाव हो जाए उसके बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे, अब वो मांगने आ गई। अच्छा सुनिए, नहीं नहीं सुचरिता जी बोलिए। ये जो भाई साहब कह रहे हैं, क्या इस बात को वो नकार रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये वादा किया था? तो अगर ये महिलाएं आ रही हैं, चाहे वो भाजपा की हों या कांग्रेस की हों या बसपा की हों या सपा की हों या आरजेडी की हों, वो तो इसीलिए आई है ना कांग्रेस के पास क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है। तो क्या फर्क पड़ता है वो कहाँ से है? राहुल गांधी का बयान पेश कर दीजिए, सिखा दीजिए, खटाखट झटापट
सफा चट जो कह रहे थे वो भाई साहब, तो उसके वजह से आई हैं, चाहे कहीं की भी हों वो, उससे क्या मतलब है। राहुल गांधी ने ये तो नहीं कहा था कि अगर देखिए अगर मैं आऊँगा तो कुछ महिलाओं को आ सकती हैं और उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो भाजपा की कार्यकर्ता नहीं है। तो अगर आपका सबसे बेस्ट आपका डिफेंस क्या है, भाजपा की कार्यकर्ता है, बड़ा आसान है कह देना। तो अगर भाजपा की कार्यकर्ता भी हुई, जो कि साफ दिख रहा है कि वो नहीं है, बहुत ही मासूम है, मुसलमान हमारी बहनें हैं, तो आप अगर आप ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं उनके ऊपर तो उसमें क्या हर्ज है। तो राहुल गांधी ने तो कहा नहीं था जो खटाखट होगा उसमें भाजपा की कार्यकर्ता महिलाएं जो मुसलमान होंगी वो शामिल नहीं है, ये कहा था उन्होंने, नहीं कहा था ना। तो आप जवाब दीजिए आप इसका। और जहां तक बात है 15 लाख की, तो आप बताइए ऐसा कोई बयान आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकता हूं, कि हम 15 लाख बिल्कुल दिखा सकता हूं। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाँ दिखाइए, अभी दिखाइए मुझे, क्योंकि ऐसा ये कहा गया अगर ब्लैक मनी आएगा तो सबके खाते में 15 लाख आएगा। अरे ब्लैक मनी नहीं था तो बोला क्यों था? कभी नहीं कहा गया। अगर नहीं पता था तो बोला क्यों था? आश्वासन क्यों दिया था? अरे फिर झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। सुनिए, ये इस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाया गया। फिर देखे कर रहे हैं, फिर ये फंस गए, अपने झूठ के जाल में फंस गए। सुचरिता जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अरे झूठ बोलने का अधिकार केवल बीजेपी के पास है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई? खोला है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो गैर राजनीतिक व्यक्ति। मैं नहीं बैठूंगी फिर, अगर आप इनकी आवाज से दबाएंगे मैं नहीं बैठूंगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो ये महिलाएं पहुंच रही हैं, ये अखिल स्वामी जी कह रहे हैं ये स्पॉन्सर्ड है, तो ऐसा लगता है इन महिलाओं को जो ये पहुंची है, मुझे बोलने का 15 लाख लेने में भी जाऊंगा। नहीं सुनिए ना, अगर ये स्पॉन्सर्ड महिलाएं हैं तो ये राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए खुलकर के ये स्पॉन्सर्ड। नहीं सुचरिता जी, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही हैं? अरे बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां दीजिए आप साल में, 2 करोड़ नौकरियां दीजिए साल में। हाँ बोलिए शाहजेह जी, बोलिए। नहीं हम नहीं बोल पा रहे, लगातार ही बोल रहे हैं बीच में। अच्छा भाई बोलने दीजिए। आप मुझे इनके बिना घुसे हुए, इनके बिना खिसियाए हुए बोलिए, अनइंटरप्टेड टाइम मिल सकता है? यस बोलिए। तो आप इनकी बस 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। इन भाई साहब की मैं पोल खोलती हूँ। अब ये मैंने इनकी पोल खोली कि भाजपा कार्यकर्ता भी हो तो क्या हो सकता है। अब इनसे पूछिए कि जो आपको पता है 38 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के तौर पर दिए गए हैं। आपको पता है कि 12 लाख करोड़ रुपए बचाए गए हैं डिजिटल पेमेंट के जरिए। उसका जवाब है आपके पास, और आप कह रहे हैं खटाखट फटाफट। आपने बताया, राहुल गांधी ने बताया पैसे कहां से आएंगे 1 लाख रुपए। आप जानते हैं क्या जनसंख्या है? आप जानते हैं कितने करोड़ घरों को आपने देना पड़ेगा? को देने में नहीं सोचते पैसा, बस झूठ पे झूठ बोलेंगे। और अगर औरतें आ भी रही हैं भाजपा से हो या सपा से हो, इससे क्या लेना देना? जो प्रॉमिस क्या कीजिए, हिमाचल में करके दिखा दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको? करके दिखाइए हिमाचल में। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पीयूष गोयल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, ये खबर आ रही है। अब बहुत सारे सवाल भी हैं। अब 7 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पीयूष गोयल उसमें क्या कहते हैं, क्या लग रहा है अवधेश जी, क्या किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें कही जा रही है। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, एक और बड़ी खबर आ रही है थप्पड़ कांड पर। खबर आई कि कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ की कर्मी ने थप्पड़ मारा है, उस पर कंगना रनौत का बयान आ गया है। वो कह रही है मैं सुरक्षित हूं। कंगना रनौत एयरपोर्ट पर मेरे चेहरे पर वार किया गया, मुझे गालियां दी गई, ये कह रही है। पंजाब में उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, उन्होंने इससे जोड़कर इसको देखा है। जरा सुनिए क्या कह रही कंगना, सुनवा दीजिए। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट।
कंगना रनौत का ये बयान आया है। आज बड़ी खबर तब आई जब ये कहा गया कि कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ कर्मी ने थप्पड़ जड़ा है। उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। अब इस वीडियो को आप कैसे देख रहे हैं? अखिल जी, आप कैसे देख रहे हैं इस वीडियो को? आप कहना चाह रहे थे? देखिए, कंगना जी जो कह रही हैं सीआईएसएफ जो है सेंट्रल फोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोर्स है। ठीक है। क्या वो कह रही हैं सीआईएसएफ जो है उग्रवादी संस्था है? पहली बात ये। उन्होंने दूसरी कहा बात, पंजाब अभी में तो उग्रवाद। देखिए, एक थोड़ा सा थप्पड़ है, किसानों पे जैसा अत्याचार किया गया है, आंखें फोड़ी गई हैं, गोली सीधे सिर पे मारी गई है, बोल्डर्स लगाए गए हैं, कीले ठोकी गई हैं, महिला ने गलत किया, सीआईएसएफ की महिला ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा थप्पड़ है, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत याद दिला रहा हूं, जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो केंद्र, इसका माने गृह मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को टेम नहीं किया है और वो उग्रवाद का केंद्र बन गए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को टेम नहीं किया। एक तरफ लगी है, एक तरफ आप कह रहे हैं वो कर्मचारी हैं, वो सेंट्रल फोर्स हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं टेम करिए उन्हें, यानी कि उन्हें नहीं वो छोड़। इन्होंने कहा ये तो एक थप्पड़ लगा है, तो क्या गोली मार देता तब आपको लगता कि हिंसा है? सर, किसानों की गोली नहीं मारी। सुनिए आप, ये जो आपने अभी वक्तव्य दिया है कि ये तो एक थप्पड़ लगा है, मतलब मामूली थप्पड़, ये कोई घटना है ही नहीं। इस प्रकार से जब आप प्रेजेंट करेंगे तो ये पता चलता है कि आप नहीं आपके अंदर किस प्रकार की ये घृणा की और भावना बनी हुई है। कैसे आप उग्रवाद को सपोर्ट कर रहे हैं मारने का? ये अत्यंत ही खतरनाक स्टेटमेंट है कि एक लड़की को किसी भी कारण से, वो भी लड़की किसी भी तो मार देगी, किसी को सुरक्षा में लगी हुई है, मार दिया है, और आप कह रहे हैं कि मार दिया है। सर, ऐसे ही राजीव गांधी को ना श्रीलंका में जो है उन पर हमला कर दिया था। ये ध्यान रखिए, इस प्रकार की घटनाओं पर किसी भी प्रकार से अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप हिंसा को, उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। एक सेकंड, वो कह रही कंगना ने गलत काम किया होगा तो जांच हो जाने दीजिए। अच्छा, सीआईएसएफ के बदनाम क्यों कर रहे हैं भाई? एक तरफ तो आप कह रहे हैं, हो सकता है कंगना ने गाली दी हो। अरे जांच तो हो जाने तो दीजिए। प्रोफेसर स्वामी, आप सेंट्रल फोर्स के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? आप उनके साथ हैं। सबके साथ हैं। आप उनके साथ हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनको टेम करके रखिए? अरे अगर टेम करके रखिए का मतलब क्या होता है? जाने दीजिए। हो सकता है कंगना ने, तो आप भी तो सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं टेम करिए इन्हें। लड़की ने गलती की हो, दोनों लड़कियां हैं, हमें नहीं पता है इस घटना में। हमने बस वो वीडियो दिखाया, जो तस्वीर हुई है सामने आई है वो दिखाई। सीआईएसएफ को बदनाम लगी है, ठीक है, तो उस पर रिएक्ट कर सकते हैं कि सेनाओं को बदनाम, इस देश में आप लोग, ठीक है, एक और खबर, एक और मूवमेंट हो रहा है, एक और मूवमेंट। मार भी लग जाए तो रिएक्ट न करे, किसी को पिटाई लग जाए या सेना मारे, मार लग जाए तो रिएक्ट भी नहीं करे। सेना है भाई वो। अच्छा, एक सेकंड प्रोफेसर स्वामी, एक मिनट, मैं एक बार बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंच गए हैं। यानी योगी आदित्यनाथ के बाद अब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे। आपको याद दिला दूं कि बीजेपी ने अपने सारे जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया है और एक बड़ी बैठक के लिए बुलाया है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। वो विजुअल्स चलाइए जरा विक्रांत। और यहां पर आज शाम 7 बजे, सो लेट मी कम बैक टू द पॉलिटिक्स, 7 बजे शाम को यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पीयूष गोयल करने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय में। तो ये तस्वीरें भी आ गई हैं। इसको लेके स्पेकुलेशन, जरा सुनील जी मैं आपके पास आ रही हूं, उससे पहले अवधेश जी क्या लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या संदेश देने की कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए, इस समय की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, घट गए, वो उनके लिए चिंता का विषय है। अजय दुबे हैं हमारे साथ। लेकिन जब सरकार बनाने में कोई बाधा नहीं है, सरकार बनाएंगे, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आज जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बात हुई है, सरकार की गठन की दृष्टि से क्या होने जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह में क्या होंगे, कहां कहां निमंत्रण दिया गया है, इस विषय पर वो करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा विपक्ष पर तो उस पर वो रिएक्ट करेंगे। एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अंदर जो कुछ भी बात हो रही है उसके बारे में कोई अटकल न लगनी चाहिए। और ये देश में जो संदेह फैलाया जा रहा है कि अरे नीतीश जी ने तो ऐसा कर दिया, अब ये चंद्रबाबू नायडू ने तो ये कर दिया, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होती है। अगर बैठक के लिए बुलाया गया है तो जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो पार्टियां चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हमारी सरकार में हो, हमारे लोग ज्यादा मंत्री बने, अच्छे मंत्रालय हमको मिले, ये सब बात होती है। अजय के पास एक बार चले जाएंगे होंगे तो उसके बारे में अब उसके बारे में वो रखेंगे। जो भी ये बातें की जा रही है विपक्ष की ओर से, अटकलें हैं, वो सब जाएंगे। जो मुख्यमंत्री आए हैं, देखिए एक नया सिचुएशन पैदा हुआ है, नई सरकार बनने जा रही है, तो केंद्र के साथ भाजपा का जो एडजस्टमेंट था, अलग अलग पॉलिसियों पर क्या करना है, एक तो बात होगी अपने वोटों के बारे में, कहां क्या समस्या आई है वो होगी, लेकिन आगे सरकार अब और खासकर ये 2 राज्य, देखिए अवधेश
जी, आ गई एक है, सेकंड, तो एक उसको सेकंड। कैसे एडजस्ट करके ये चलना दो है? राज्य जो है वो इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि यहाँ प्रदर्शन खराब रहा है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के ऊपर नजर इसलिए है क्योंकि सारे लोग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन इन दो राज्यों पे खास फोकस रहेगा। एक बार जरा हम अजय दुबे के पास जा रहे हैं। अजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसमें एक बार जरा, अभी बाहर नहीं होगी। हाँ, ये समय जाहिर है, स्वाभाविक है, समय उसका नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन अजय जरा एक बार, है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये समय नहीं है इसके लिए, तो फिर अभी जब अजय को जरा स्क्रीन पर लाइए, अजय जरा बता दीजिए कि क्या वहां पर हो रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। यूपी में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के भी रिजल्ट्स जिस हिसाब से बीजेपी ने सोचे वैसे नहीं आए हैं, और इन दोनों ही नेताओं को हमने अभी दिखाया है। वहां क्या चल रहा है अभी? बिल्कुल, आपका ऑब्जर्वेशन सटीक है कि जब उत्तर प्रदेश में आंकड़े आते हैं तो बहुमत का आंकड़ा भी आ जाता है। जब उत्तर प्रदेश में 70+ होते हैं या 60+ होते हैं तो आसानी से बहुमत तक जाते हैं, और जब उत्तर प्रदेश में पिछड़ते हैं तो कुछ ऐसा पिछड़ते हैं कि बहुमत के लिए एनडीए के साथियों को खोजना पड़ता है। ये दिल्ली की तस्वीर है। लखनऊ से तमाम जो नेता है दिल्ली पहुंचने लगे हैं। अब से कुछ देर पहले ये उत्तर प्रदेश सदन है दिल्ली का, जहां से केशव मौर्य बाहर निकले हैं, और उससे ही कुछ मिनट पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण अब इन लोग का यहाँ आना हो जाता है। अब इसके बाद लगातार बैठकों का दौर है। बैठकें संगठन से जुड़ी हुई, जिसमें फीडबैक होगा कि कहां गड़बड़ी हो गई, कहां चूक हो गई, क्योंकि बीजेपी केवल चुनाव लड़ने तक संगठन पे काम नहीं करती, एक्शन लगातार जारी रहता है। और उसके बाद सरकार बनने की उस पूरी प्रक्रिया में क्या उत्तर प्रदेश की भागीदारी होगी, क्योंकि जो ज्यादातर बड़े चेहरे हैं मंत्रियों के, सब चुनाव हार चुके हैं। तो अब जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो नए चेहरे उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेंगे। तो वो चेहरे कौन होंगे, इन सब बातचीत के लिए भी जो बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, केशव मौर्य हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, वो तमाम लोग इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। बात करने से सब बच रहे हैं, कोई भी कोई बात नहीं कह रहा है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके का परिणाम उत्तर प्रदेश से आया है उसी ने बीजेपी को बैकफुट पे किया है, और इसी के चलते कोई बात नहीं कर रहा है। जी अच्छा, मैं एक बार जरा सुनील जी आपके पास आ रही हूँ। सुनील जी, जरा ये बताइए, यहाँ पर जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा है परफॉर्मेंस को लेकर, वो समाजवादी पार्टी रही, लेकिन नेता तब भी राहुल गांधी है। विपक्ष के जो बयान आते हैं उसमें नेता राहुल गांधी को बताते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं अगर विपक्ष का कोई चेहरा है तो राहुल गांधी। आज डीके शिव कुमार ने भी यही बात कही, संजय राउत भी यही कहते हैं, पीएम में विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी। देखिए सुचारता जी, मैं केवल 2-3 पॉइंट बोलूँगा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। एक तो स्थिर सरकार चलाने के लिए अंक जरूरी नहीं है, अहंकार और जो ये भ्रष्टाचार की नीति है वो त्यागना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को, मोदी जी को, शाह जी को। दूसरी बात, अभी कहा गया कि अखिलेश यादव जी ने कहीं अस्पताल खोला सबका इलाज करने के लिए। अखिलेश यादव जी ने अस्पताल नहीं खोला है। उत्तर प्रदेश के पीडीए के लोगों ने अखिलेश यादव जी को डॉक्टर बनाया है, और उस डॉक्टर ने उत्तर प्रदेश में जो मानसिक रूप से भ्रष्टाचारी, आतंकवादी सोच के और ओबीसी एससी का आरक्षण छीनने वालों को नफरत जिनके दिलों में भरी थी, उत्तर प्रदेश में इलाज कर दिया अखिलेश यादव जी ने। अब दिल्ली के नेताओं की बारी है, इलाज वही करेंगे, डॉक्टर वही हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं केवल कह रहा हूं आप महिलाओं का वीडियो चला रहे थे, अच्छी बात है। अगर कोई पार्टी किसी से वादा करे तो जाना चाहिए, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगा उन महिलाओं से, अपने बच्चों के लिए नौकरी भी मांग लीजिए, अपनी मेट्रो सिटी भी मांग लीजिए, स्मार्ट सिटी मांग लीजिए। इनसे अगर किसान महिला है तो अपनी दोगुनी आय भी मांग ले। और एक बात का मैं जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा जी। देखिए, एक सोशल मीडिया में वीडियो बहुत तेज से वायरल हो रही है। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी का समर्थक है और अमित शाह जी को के बारे में कितनी बुरी बातें कह रहा है। उनको चोर भी कह रहा है, बेईमान भी कह रहा है, और कुछ ऐसे शब्द कह रहा है कि सर ऐसा है ना, पे नहीं बोल सकता। नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें वायरल होती है सर, उन पर मुझे लगता है चर्चा करने का कोई समय व्यर्थ करने जैसा होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें आपकी पार्टी के खिलाफ भी चलती है, आपके भी टीवी चैनल पे होती है, बीजेपी के खिलाफ चलेंगी, आपके खिलाफ चलेंगी, तो उन पर चर्चा कैसे करेंगे? ये तो प्रत्यक्ष है। ये महिलाएं तो कल मुझे लगता है सभी चैनल्स ने चलाई है। नहीं, सभी चैनल से चलाई सर। ये खबर
आधा मीडिया अभी स्वतंत्र हुआ है। ये खबर तो सब जगह थी, और मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया का कोई वीडियो उसको हम कैसे बाउंस करें, बताइए। आदित्यनाथ के बीच झगड़ा क्या ये करना है अब आगे से? साजन जी, ये आप पे भी भारी पड़ जाएगा अगर सोशल मीडिया के वीडियो चलाकर हम सवाल पूछने लग जाए, फिर आपको पे भी बहुत सारे सवाल उठेंगे, शाजिया जी पर भी उठ जाएंगे, बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल एक बड़ी बैठक थी और चिराग पासवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये मुझे बताया आपकी एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस चुनाव में रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात एक जो ग्रेस आपकी जीत के साथ दिखा, और आपने एक प्रतिबद्धता जाहिर की, कोई डिमांड नहीं की है, प्रतिबद्धता जाहिर की है कि आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं। थैंक यू। हो रही है, आपने कोई डिमांड नहीं की है, आप हनुमान थे पहले, आपने फिर हनुमान बनने का फैसला लिया है। जी जी, आवाज जा रही है। बिल्कुल, और कोई डिमांड है भी नहीं, और ना ही मेरे संबंध मेरे प्रधानमंत्री से आपने जिक्र किया हनुमान का, पर ये एक ऐसा व्यक्तिगत रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ है जो मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी भी सीमाओं में उसको बांधा जा सकता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दलों के रिश्तों के तौर पर या गठबंधन के तौर पर उनका मेरे से एक अलग रिश्ता हम दोनों का रहा है। मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में भी सबसे ज़्यादा मजबूती से वो मेरे साथ रहे। ऐसे में उनसे कोई उम्मीद रखूं या उनसे कोई मांग रखूं, मुझे लगता है मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा। बिना मांगे उन्होंने इतना कुछ दिया है एक सांसद वाली पार्टी को। 5 की 5 सीटें सिर्फ विश्वास पर ही उन्होंने दी ना कि ये जीतेगा और जीत कर आएगा। आज उनके विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ, मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की बैठक में हम लोग साथ में थे। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की वजह से जो जीत एनडीए के तमाम घटक दलों को मिली है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी घटक दल अपनी किसी मांग के साथ सरकार में जाना चाहेगा। प्रधानमंत्री जी पे विश्वास, देश हित में प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की सोच के साथ जुड़ने के लिए बिना किसी मांग, बिना किसी शर्त के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। आप बिना किसी शर्त के साथ हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस बात पर सवाल उठा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है बीजेपी को अपने दम पर। हालांकि आज 300 का समर्थन पहुंच गया एनडीए का, लेकिन ये जो आंकड़ा है इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं चिराग जी कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसा कुनबा है जिसके साथ विपक्ष के भी कई सहयोगी जुड़ना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अगर और भी लोग आपको जुड़ते हुए और एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ दिखा तो इसमें कतई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बट हाँ, ऐसे में जो ये जनादेश है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि ये भाजपा के लिए नहीं है, ये एनडीए के लिए नहीं है, ये एनडीए को मिला हुआ एक जनादेश है जिसमें हर एक एनडीए का प्रत्याशी एनडीए के समर्थक वोटों के साथ जीतकर भारत की संसद में उन्होंने पहुंचने का काम किया है। ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि है कि देश की जनता ने तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार को चुना, और ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर इतिहास की मेरी जानकारी सही है तो इन 7 दशकों में शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है कि 3 बार लगातार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, हम लोगों ने अपने लिए ही इतने ज़्यादा बड़े लक्ष्य रख दिए थे। 400 का लक्ष्य रखा था कि उसमें थोड़ी बहुत चूक हुई तो लोग सवाल हम लोगों पर ज़रूर उठाते हैं। बट हाँ, उस चूक को भी हम लोग पूरा करेंगे। ज़रूर मंथन होगा कि कहाँ हम लोगों से कमी रही और उसको दुरुस्त कर 2029 में अपने 2024 के लक्ष्य को हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। चिराग पासवान जी सबसे युवा चेहरा हैं इस एनडीए के, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं इस बार, और जो मंत्रिमंडल होगा उसमें आपका भी एक चेहरा हो सकता है। तो इसे लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये मेरे प्रधानमंत्री जी का पूर्णतः उनका विशेषाधिकार है। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जिस सोच के साथ मैं एनडीए का हिस्सा बना था 2014 में, उस सोच को मैं आज भी पूरा कर पा रहा हूँ।
तब भी सोच यही थी कि मेरे प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उस वक्त तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, उस वक्त तो वो एनडीए का चेहरा थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। ऐसे में 14 में यूपीए गठबंधन को छोड़कर एनडीए में इसी सोच के साथ मैं मेरे पिताजी आए थे कि इनको प्रधानमंत्री बनाना है। उस वक्त भी उस लक्ष्य को पूरा किया। इस वक्त भी खुशी मुझे इस बात की ही है कि तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपके गठबंधन में, एनडीए में बहुत मंझे हुए राजनेता भी हैं जो आपसे उम्र में काफी ज्यादा हैं, बड़े अनुभव में भी, और कहा जा रहा है कि वो दिक्कत दे सकते हैं कुछ एनडीए को, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो। अब तो नीतीश कुमार के साथ आपने रैलियां भी की हैं बहुत सारी, रिश्ते भी ठीक हो गए हैं, लेकिन ये दिक्कतें दे सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। आपको लगता है? क्योंकि ये सवाल आप सुन ही रहे होंगे, चर्चाएं इसकी हो ही रही हैं, और दूसरी तरफ से भी उनको टोहने की कोशिश हो रही है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो एक्चुअली ऐसा विश करते हैं, वो खुद चाहते हैं कि ऐसा हो, पर ऐसा होता नहीं है। उन लोगों के चाहने से ऐसा कतई कुछ नहीं होगा। एनडीए पूरा एकजुट है, इंटैक्ट है। मजबूती के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सरकार बनाने जा रहे हैं, और अगले 5 साल उतनी ही मजबूती के साथ ये सरकार चलेगी, ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं बस एक चीज पूछूंगी, कल नरेंद्र मोदी आप लोगों से मिले हैं, क्या कुछ कहा आप लोगों को उस बैठक में? क्योंकि जी आपसे मिले, क्या कहा आपसे? आप जो सारे घटक दल के नेता थे, नंबर्स को लेकर कह रहे हैं लोग कि कुछ कमजोर हुए हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज वेरी प्राउड। मैं इस बात को कहता हूँ कि हम लोग अपने लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि कभी कभी अपनी उपलब्धियों को हम खुद ही कम करके आंकने लग जाते हैं। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है कि इतना प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग पुनः एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, और इस बात की खुशी प्रधानमंत्री जी के चेहरे में, कल आपने पूछा कि बैठक में क्या क्या हुआ, उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। और जिस आत्मविश्वास के साथ वो एनडीए गठबंधन को पुनः लीड करने के लिए तैयार थे, ये उनकी उस मानसिक मजबूती को दर्शाता है, जिस मजबूती की वजह से आज देश का डंका दुनिया में बज रहा है। और आप देखिएगा उसी मजबूती के साथ, जिस मजबूती के साथ पिछले 10 साल ही नहीं, पिछले 25 साल, पहले 15 साल गुजरात का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर किया, और पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कर रहे हैं। उसी मजबूती के साथ अगले 5 साल भी आप मेरे प्रधानमंत्री जी को देखेंगे, वैसे ही कड़े बड़े फैसले लेते हुए आप उनको देखेंगे। हम तमाम घटक दल उनके साथ मजबूती से बहुत बड़ी बात चिराग पासवान कह रहे हैं कि मजबूत फैसले जैसे नरेंद्र मोदी लेते आए हैं, कुछ उसी तरह से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चिराग पासवान हमसे बात करने के लिए। तो ये आपको बता दें कि मोदी 3.0, एनडीए 3.0, जिसके लिए कहा जा रहा है 9 जून को शपथ ग्रहण होगा, और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि वो पहले की तरह ही मजबूत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत में इतना ही समय था।